Assalamualaikum, good morning, सुबह बखैर। What a good morning it does is. look like a good morning. I hope कि बस अंडर कंट्रोल ही रहे मामला। बता तो देना जिस चीज का हमें महीनों से इंतजार था और अक्रॉस द कंट्री बारिश हो रही है और बारिश तबाही मचा रही है। हम दुखी हो गए थे और हमें लग रहा था कि ये हमसे इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि हमें बारिश नहीं मिल रही और बाकी पूरे मुल्क को तो मिल ही रही है और कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन फाइनली जी कराची में क्या बारिश हो रही है इस वक्त एज वी स्पीक, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ओवर। Isn't that right? बहुत से इलाकों में नहीं भी हो रही, बहुत से इलाकों में हो भी अच्छा, रही है। एटलीस्ट आके जब मैंने सारों से बात की जो हमारे ऑफिस में ही है तो उनके हर मतलब सारे इलाकों में हो रही थी। एक्सप्रेस वे पे, सुपर हाईवे पे नहीं हो रही बारिश, अभी भी नहीं हो रही, सुबह भी नहीं हो रही थी, रात को भी नहीं हुई, बस बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म है। लेकिन एफपी एरिया में बहुत तेज बारिश है, नॉर्थ कराची में बहुत तेज बारिश है, डीएचए में तेज बारिश है, यहाँ चंडीगढ़ दरमियानी बारिश है। सो ये है सूरत हाल। और एट द सेम टाइम पता है क्या, बारिश के साथ जाहिर है एक रोमांस एसोसिएटेड होता है, अच्छा मौसम, लुत्फानंदोज। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, मतलब क्या रोमांस और क्या बारिश, क्योंकि जो बारिशों ने और जो पानी ने तबाही मचाई हुई है अक्रॉस द कंट्री, जहां सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए हैं गुज़श्ता 48 से 72 घंटों में, कितने ही लापता हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं, इमदाद की ज़रूरत है। और इमदाद की इन सेंस के ऐसी भी मदद नहीं है जो हम और आप पहुँचा सकें। वो कहते हैं हमारे पास खाना है, दवाई हैं, हमारे पास मशीनरी नहीं है कि हम ये इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, मतलब मलबा, रेत, मट्टी, दरख्त जो हमारे घरों में फंस गए हैं निकाल एरियाज हैं जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं, अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। मतलब वहाँ की रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें टूट गई। तो आप समझें कि वो ज़मीनी एक जो रास्ते हैं जो कि यूज़ होते हैं, लोग सयाह इधर से उधर जा रहे होते हैं, वहाँ के एक मकामी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो तबाह हो गए हैं। तो मूवमेंट जो है वो बहुत कटेल होगी और हैंस रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ऑब्वियसली मुश्किलात हैं। और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जहां आपको जो इंजर्ड हैं बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, उनको आपको बाकी शहरों में लेके जाना है, वो बहुत मुश्किल हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है। सो यस, जहां हम थोड़ी सी एक मतलब हम रिलीफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो गई। बोलान की तरफ रानी पुल जो है ये बड़ा मशहूर है, ये भी बह गया है। हालत देखें आप इसकी क्या हुई भी है। कल जियो पे सारा दिन रिपोर्ट होती रही। हामिद मीर साहब बुनैर में थे मौजूद और वो इंटरव्यू जब कर रहे थे लोगों से, मतलब दिल दहल रहा था, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही थी। लोग कह रहे थे कि हम जिन पत्थरों, जिस मलबे के ऊपर खड़े हुए हैं, इसके नीचे हमारे घर हैं और हमारे घरों में हमारे घर वाले हैं, हमारे घरों में हमारे घर वाले हैं जी। वहाँ पे कितने ही मकानात ऐसे हैं जहाँ ऊपर सिर्फ मलबे का ढेर है, पत्थर हैं, गारा है, मट्टी है और नीचे पूरे पूरे घर लोगों समेत दबे हुए हैं। अच्छा, हमारा और लोग लिटरली, हुमा ये मनाजिर थे, मैं आपको क्या बताऊं, जो सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी अब आ रहे हैं कि लोग बदबू सूंघते हुए जा रहे हैं और पत्थर हटा रहे हैं कि इसके नीचे से लाश निकलेगी। सो बहुत ही दिगरगूं सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक विजुअल्स हैं, कहानियां हैं जो हम बता भी नहीं पा रहे हैं। अब्दुल्ला, आई ऑल्सो रेड एक इंटरनेशनल एक जर्नल में भी पाकिस्तान के इस मौसम के हवाले से पूरा एक आर्टिकल था, आई केम अक्रॉस दैट एंड आई वाज रीडिंग इट। ऑलमोस्ट हम एक केस स्टडी बन गए हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि मतलब वो एक ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से असरात तो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा वी लाई इन दोज एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बारे में कराची स्टडी हो रहा है। कराची की हम मौसम की बात करेंगे क्यों, लेकिन वो जो होता है ना अच्छे मौसम का मज़ा, वो सारा किरकिरा हो गया है बिकॉज हमारे जो हमवतनों की सूरत हाल है इसी मौसम में, वो हमारी आंखों के सामने है। और इस वक्त लिटरली एक नेशनल इमरजेंसी है, क्राइसिस है जिसका इस मुल्क को सामना है। लेकिन फिर भी कराची में बहुत अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, फाइनली वो बारिश हुई है। बहुत अरसे से क्या, इस सीज़न में सिर्फ एक मरतबा बारिश हुई थी कराची में, और कराची में बारिश होती है तो वो पूरे साल हम उस पर इक्तफा करते हैं, उसी पे गुजारा करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट स्पेल्स हैं जिनकी हम कितने मतलब ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 महीने से बात कर रहे हैं, जब से मानसून चले स्टार्ट हुआ है। तो ये 7वां स्पेल है बारिशों का जो शुरू है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी ट्रू। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें केपी और जीबी गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ की तो तबाहकारियाँ जिसका अब्दुल्ला आप भी जिक्र करें, हम दिखा भी रहे हैं, वो एक और एक्सट्रीम लेवल पे हम कराची में चूँकि बहुत महीनों बाद बारिश हो रही है, उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ कराची में मौजूद हैं और महबूब अली ने हमें सवात से ज्वाइन किया है। महबूब अली ने सवात से हमें ज्वाइन किया है। उनीबा से पहले बात कर लेते हैं बिकॉज हमारे लिए एक ज़रा नया फिनोमेना है यहाँ
थी। उनीबा बताइएगा, मैं और अब्दुल्ला भी यही बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑल ओवर कराची बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल ओवर कराची बारिश नहीं हो रही। आप तो कहां हो रही है और कितनी कितनी रिकॉर्ड की गई है? और उनीबा आप कहां हैं, अपने से ही शुरू करें। कराची वाले बारिशों के लिए जितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं, शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहने वालों को इसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बड़ी मुश्किलों से होती है। जैसे आप लोग पहले भी बात कर रहे थे, जुलाई का पूरा महीना खुश्क रहा, जून के आखिरी में हमने कोई एक बारिश देखी थी, उसके बाद से हम बारिश के लिए तरसते रहे। फाइनली जो मानसून की हवाएं हैं उसने मुल्क के जनूबी हिस्से की जानिब असरअंदाज होना शुरू कर दिया है और सुबह से ही कराची में प्योर मानसून के रंग हमें नजर आ रहे हैं। तकरीबन कराची के तमाम ही जो इलाके हैं वहाँ से इतलात आई हैं कि बारिश हुई है। खासकर जो ओल्ड एरिया सदर के तरफ का इलाका है वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई। मलीर के तरफ में कुछ देर के लिए मुख्तसर दौरानी के लिए तेज़ बारिश हुई, लेकिन अब भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। नाज़िमाबाद में, गुलिस्तान जौहर में और गुलशन मेमार में, सुरजानी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। रात में हमने बहुत ज़्यादा गरज चमक देखी, लेकिन रात में कुछ खास बारिश ना हो सकी। लेकिन सुबह से ही बहुत खूबसूरत इस वक्त मौसम है। आप देख रहे होंगे कि बादल पूरे शहर पे मौजूद है। एक्चुअली ये जो मानसून का सिस्टम है जो रंग के करीब कहीं मौजूद था, अब वो बहर अरब में आ चुका है। और आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम समंदर में आता है तो उसे नमी की सूरत में तक़वियत मिलती है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो चुका है और ये हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुका है। तो इम्कान ये है कि आज वक्फे वक्फे से कराची में बारिश होती रहेगी। और अगर आज कराची में तेज बारिश हो जाती है, यानी बादल जम बरस जाते हैं, तो कल थोड़ा सा बारिश का इम्कान कम रहेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। हब्स और जो गर्मी होती है वो किसी भी सिस्टम को तकलीफ देती है। और अगर आज खुलकर बारिश नहीं होती तो फिर कल होगी ज्यादा बारिश? फिर कल इम्कान होगा कि कल तेज बारिश होगी। और आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कहा गया है कि इस स्पेल के दौरान अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा और जो नशेबी इलाके हैं वो भी जेर आब आ सकते हैं। और जो हमारे मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं वो बताते हैं कि इस पूरे स्पेल के दौरान जो 23 अगस्त तक रह सकता है, इस दौरान कराची के लिए जो बेशतर मकामात हैं वो 40 से 50 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है। और कहीं कहीं तो 10 भी नहीं देख सकते। जो हालात है ना हमारे, मतलब जिस तरह सड़कें उखड़ी हुई हैं बहुत सी जगहों पे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इट कैन बी वेरी डिफरेंट। एक जो चीज़ अच्छी हुई है वो जो गर्मी की भी, आपको पता है मौसमियाती बीमारियां वगैरह थी और जो कि इस इंतजार में थे कि जी एक स्पेल आए, कोई बारिश हो तो कोई बेहतरी आए, तो वो एटलीस्ट विल इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट बेटर। उन्हीं हमारे साथ ही रहे, मच्छर एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा दैट गोज विदाउट सेइंग। सवात चाहते हैं जी, सवात खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ही खौफनाक खबरें हैं, कहानियां हैं। कहानियां क्या हैं? ये हकीकतें हैं जो लोगों की ज़िंदगी में हो रही हैं। लोगों को इससे गुजरना पड़ रहा है, पूरे ख़ानदान फना हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। सवात में ओवरऑल क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है? सब अंडर कंट्रोल है? सवात एक सयाहती मकाम भी है महबूब अली, सयाह यहाँ अभी भी मौजूद हैं या सयाह सारे निकल गए हैं, इनखला हो गया है उनका यहाँ से? अब्दुल्ला, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिस नदी के ऊपर जो ये पुल है मैं इसके करीब मौजूद हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये मुलाबाबा का एरिया है और मेरे दाई तरफ ये मकान बाग का एरिया है। ये वो इलाके हैं जो कि इस सैलाबी पानी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और यकीनन मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ अभी तक इस रोड को भी इंतज़ामिया 5वें दिन तक भी इसको क्लियर नहीं करा सकी है और ये रोड इस वक्त भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त अब्दुल्ला सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों से अपनी मददात के तहत मलबा निकालने में मसरूफ़ है, लोग अपने घरों से रेत निकालने में मसरूफ़ है। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि ये लोग कहते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं है। ख़ुद इंतज़ामिया भी लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनके पास जो वसाइल है तो वो बड़े लिमिटेड वसाइल है। इन लिमिटेड वसाइल में शायद इनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि ये घरों की सफाई, शहर की सफाई जो है ये आइंदा 2 से 3 हफ्ते में कर सकेंगे। सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि अगर इस सूबे के दीगर इलाकों से जो हैवी मशीनरी है, जो रेस्क्यू का अमला है, अगर उनको यहाँ पर भेजा जाए तो शायद उसके बाद कुछ रिलीफ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल बहुत बुरी सूरत हाल है। तो महबूब अली आपकी बातों से लग रहा है जी, महबूब अली आपकी बातों से लग रहा है जैसे रेस्क्यू और रिलीफ अमला है ही नहीं। क्या ऐसा है? मतलब अदरवाइज चीजें हमें ये भी पता है कि रेस्क्यू की कोशिशें भी होती हैं, मकामी लोगों की तरफ से भी होती हैं। क्या रेस्क्यू अमला नहीं होता वहाँ?
हुमा, सबसे बड़ा इशू है कि मिंगोरा शहर जो है ये 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल शहर है, बहुत बड़ा शहर है और ये खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन इस पूरी शहर में जो रेस्क्यू के पास भी एक्सकेवेटर्स है, जो हैवी मशीनरी है, शायद उसकी तादाद 10 से ज़्यादा नहीं है। अब इतने बड़े शहर में जहाँ पर इतनी बड़ी तबाही हुई है तो इतने छोटे से मशीनरी पे लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या होगा जब तक दीगर इलाकों से मशीनरी नहीं बुलाई जाएगी, तो जब तक ये क्लीन ऑपरेशन रेस्क्यू के पास तो चलिए अपनी मशीनरी कम होती है, लेकिन बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है आजकल पहाड़ी इलाकों में। जाहिर है वो एक अलग फिनोमेना है जिसकी हमें तो समझ में नहीं आती कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटियाँ और बस ये घर पे घर बन रहे हैं। सो क्या प्राइवेट कंपनियों से एक्सकेवेटर्स नहीं लिए जा सकते? ज़िलाई इंतज़ामिया किधर है? MPAs हजरात और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या अपने इलाकों में नज़र आ रहे हैं इन औकात में? अब्दुल्ला, सबसे बड़ी अहम और जो आपने बड़ी पति की बात कर ली कि यहाँ पे प्राइवेट मशीनरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अहम बात यह कि उनको हायर कौन करेगा। यहाँ पर फ़ोटो सेशन तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, लोग तस्वीरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, लेकिन अमलन यकीन करें मेरे अभी भी इस मोहल्ले में लोगों से बात हुई है, लोग रो रहे हैं कि उनके पास रहने की जगह नहीं रही, उनका कारोबार नहीं रहा। वो रिश्तेदारों के घरों में अगर रहेंगे भी तो हफ्ता 10 दिन रहेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये इन लोगों अगर ये लोग अपनी मददाब के तहत काम शुरू भी करें तो यकीनन ये काम महीनों का काम है। ये अपने घरों को साफ नहीं कर सकते क्योंकि वो घर जिनके 12-12 फुट 13-13 फुट छत है वहाँ तक रेत जो है ये उससे भर गए हैं ये घर। तो लोग बड़े हैरान और परेशान हैं कि ये क्या करेंगे। 2 दिन कबल भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब सवात पहुँचे थे तो उन्होंने ऐलान भी किया था कि दीगर अजला से मशीनरी पहुँचाई जाएगी। शायद कुछ मशीनरी पहुँच भी गई होगी, लेकिन जिस लेवल का ये नुकसान हुआ है तो यकीनन इसको साफ़ करने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। साथ में सबसे बड़ा इशू इस वक्त मिंगोरा शहर का जो है, मिंगोरा शहर का बड़ा इलाका इस वक्त भी बिजली, पानी और गैस से महरूम है, जिसके बाइस भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घर जो कि पार्शियली डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पर वाशरूम का सिस्टम नहीं है, तो लोग जो है बड़े मुश्किल में हैं। और लोग यही बात कर रहे हैं कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों से हैवी मशीनरी नहीं पहुँचाई जाएगी तो ये काम जो है ये प्राइवेट जो मशीनरी अवेलेबल है उसको कोई हायर करे। जाहिर है उसको हायर क्या, जिनकी कंपनी है वो मतलब देख ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, तो थोड़ा सा वॉलंटियर ही कर अगर वॉलंटियर कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ इंकरेज ही करेंगे तमाम उन लोगों को जिनके पास इस तरह की मशीनरी अवेलेबल है। और यही वक्त है जब आप आगे बढ़कर मतलब अपने लोगों की मदद मतलब आप उस जगह पे अगर बैठे हुए हैं अब्दुल्ला, जिस तरह आपने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, दरख्त गिरा रहे हैं, मतलब आप बैठे हुए वहाँ के मजे तो ले ही रहे थे ना, डिस्ट्रक्शन तो आपकी चली रही थी, यू डिड नॉट वांट टू कॉल इट, लेकिन अब थोड़ी सी मदद भी कर दें उसी जगह की। और ये जो सारी रेस्क्यू की महबूब अली आप बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ये एक और इसमें इम्पेडिमेंट ये है कि बारिशें रुक नहीं रही, बारिश रुकेगी तो आगे काम जो है वो मामला जाएगा। अच्छा उनीबा, आप हमें बताइएगा, हम मतलब घबरा गए हैं बाकी मुल्क की सूरत हाल देख करना, लेकिन हमारी जो सेंस थी, महकमा मौसमियात कह रहा था कि हाँ हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन अब खुदा न खास्ता कोई ख़तरे की बात नहीं है। मतलब हम कराची में तसल्ली रखें कि हाँ जी बारिश होगी, मानसून का स्पेल आएगा, मैनेजेबल होगा, या हमें ज़रा मोहतात रहना चाहिए और ज़्यादा इससे? अब्दुल्ला, क्लाइमेट चेंज के एक ऐसे दौर में हम दाखिल हो चुके हैं जो आप देख रहे हैं कि अपने एरियाज में क्या हुआ, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई भी जो मौसमी सूरत हाल होगी उसमें आप सेफ रहेंगे। जब भी मानसून का कोई सिस्टम आता है तो उसमें गरज चमक बहुत ज़्यादा होती है। पिछले सालों में भी आपने देखा कि कराची जैसे इलाके में भी बिजली गिरने के वाक़यात हुए, तो इस दौरान बिजली भी ज़्यादा चमक सकती है, तो आप एहतियात करें। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया। फिर जो शहर की मजमूई सूरत हाल है, पूरा शहर आपका खुदा हुआ है, बड़ी सड़कें हो, नाता खान का पुल देखें, इतना बड़ा वहाँ गड़ा है, वो तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन वो नाता खान का पुल दुरुस्त नहीं हो पाता। यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देखें, जब पानी जमा हो जाएगा, अर्बन फ्लडिंग होगी तो सरिया कहाँ पे, गड़ा कहाँ पे, किस पता चलेगा, खतरा तो रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बस एहतियात करनी चाहिए, बरतनी चाहिए, गैर जरूरी तौर पर। हाँ जी सुबह हम ये सोच रहे थे कि बच्चों को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, क्योंकि इस मौसम में इतनी खौफनाक सूरत हाल हो जाती है, हल्की सी बारिश होती है हम डर जाते हैं, सिर्फ ये सड़कों की वजह से, ये अर्बन फ्लडिंग की वजह से हम डर जाते हैं। अच्छा, जाहिर है ये भी आपने बड़ी बारिश की पेशगोई तो पहले से थी, लेकिन आधे स्कूल सुबह बच्चे रास्ते में थे तो बंद कर दिए गए, आधों की रात 3 बजे कोई मैसेज या ईमेल आ गई, बच्चे तैयार होकर निकल गए घर से, तो पता लगा, और आधे खुले भी हुए हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली बारिश भी है, और जरा वो नीमा ने जो बात कही है, पता नहीं चलता कराची में कि बारिश का लेवल कहाँ तक पहुँच जाए। तो पहले ही जरा प्रीएम्प्टिवली ही सोच के
शायद बंद कर देने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त एक तो ट्रैफिक तो है ही है, लेकिन वो वाली ट्रैफिक भी है जो थोड़ी सी पैनिक है, जहाँ बच्चों को उनको जिनको स्कूल भेजा था उनको वापस लेके जाना है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन जब हो जाए तो और चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा जी, ये ज़रा हम आपको बारिशों का हाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका उनीबा समीर शाह। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलाम है वैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंच के हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें आंखों देखा हाल चाहिए, वी नीड टू। अच्छा, अब ये पानी जब सारा आएगा तो जाहिर है दरियाए सिंध में इसने अल्टीमेटली जमा होना होता है और फिर समंदर का रुख करता है और गुड्डू बैराज और सखर बैराज से गुजरेगा। सखर बैराज पे क्या तैयारी है, सखर शहर के लिए क्या तैयारी है, अब सिंध में जो बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है इस पर हम बात करेंगे। अरसलान इस्लाम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध के भी मेयर हैं सखर शहर के। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, आपने वक्त दिया। अरसलान साहब, क्या है आपके यहाँ मौसम की सूरत हाल, बारिश हो रही है क्या एज वी स्पीक, और तैयारी कैसी है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज फार एज बरसात इस कंसर्न तो अभी इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन ये कि पीडीएमए की प्रेडिक्शंस हैं, एनडीएमए की, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और अपने तौर पे तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि की कंसर्न्स जो होते हैं किसी भी शहर के वो लो ग्रेविटी पॉइंट्स होते हैं अर्बन एरियाज़ के, तो उन लो ग्रेविटी पॉइंट्स के ऊपर माजी के अंदर ही हमने इमरजेंट रेन वाटर डिस्पोजल्स मैकेनिज्म्स और साथ साथ ये कि इस चीज़ को इंश्योर कराया कि आपके पास ऑल्टरनेट एनर्जी टाइमली अवेलेबल हो थ्रू जनरेटर्स। तो आई थिंक सखर इज़ फुली प्रिपेयर्ड, बस अल्लाह ताला ये कि ज़्यादा इम्तिहान ना ले। और सखर बैराज की आपने बात की, तो इस वक्त जो वहाँ से पानी की गुजर हो रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी से काफ़ी कम है, तो इस वक्त अभी तक की जो करंट पोजीशन है उसके अंदर ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये कि हमने अपनी प्रिपरेशंस जो हैं अपना जो इंतज़ामी तौर पे वो भी साथ साथ शुरू की हुई हैं, और लोगों को हम एक आगाही वो भी पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और आपके चैनल के थ्रू भी यही कहेंगे कि बरसातों में अननेसेसरी बाहर ना निकला जाए। जो बुजुर्गान हैं उनकी जो मेडिसिन हैं वो अब टाइमली इंश्योर करें कि अवेलेबल हो 1122, और जो कंप्लेन सेंटर्स हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना के आवाम तक पहुँचा दिया है। साथ ही हमारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो आपके दरिया की बिल्कुल बाउंड्री के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनको आप कच्चे के एरियाज कहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दिया। लेकिन वो यार उनको पता है कि जब ये पानी आता है तो नकल मकानी किस किस पॉइंट्स पे की जाती है, और जो रिक्वायर्ड टेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा अरसलान, you seem to be, you sound like you everything is in your control, which is great. Preemptively ही पहले ही देख लें अगर मुल्क में भी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी फोरकास्ट हैं बारिशों की, तो तैयारी बहुत अच्छी है। ये बताएं, नकल मकानी की आपने बात की है, वैक्यूएशन अगर करना पड़े तो वो प्रेपरेशन भी है आपकी कि किधर लेके जाएंगे लोगों को? बिकॉज वी हैव सीन थिंग्स गो टोटली आउट ऑफ हैंड्स इन द रीसेंट पास्ट एज वेल, कि पता भी नहीं चलता और इतना कुछ हो जाता है। वो भी आपने तैयार किया हुआ है कि किसी मैदान में, स्कूल में इवैक्यूएशन अगर करना पड़े तो कहाँ लेके जा सकते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्लान इज आल्सो रेडी, और वो लोगों के साथ हमने इन्फॉर्म भी कर दिया। लेकिन दैट्स फॉर वर्स्ट कम सिनारियो। हमारे पास लेबर कॉलोनी है जहाँ पे तकरीबन 2000 लोगों से ज़्यादा स्पेस है, कुछ हमारे स्कूल्स हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट ओपन लैंड्स हैं, बट आई एम क्वाइट श्योर कि सक्कर के अंदर इस तरह का इशू नहीं आएगा। इवन जो कच्चे के एरियाज हैं जो बिल्कुल दरिया की बेल्ट के साथ लग रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जब आप रोड लेवल पे जाते हैं तो वो काफ़ी ऊपर होता है, तो वहीं पे ज़रूरत पड़ने पे, आई एम रिपीटिंग वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वहीं पे टेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सही। अच्छा बताइएगा, आप लोग की महकमा मौसमियात के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होती है? मतलब आपको इन दिस केस जहां अब कराची में भी बारिश शुरू हो गई है और ये वो स्पेल है बरसात का जो पाकिस्तान के जनूबी हिस्से को मुतासर कर रहा है, महकमा मौसमियात के साथ आपकी कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन रहती है कि हाँ जी अब बारिश हो सकती है, इतनी हो सकती है, ये इलाके ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेशन एज सच नहीं होती है, लेकिन ये कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं वो रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। कल भी मीटिंग्स हुई, तो उसके अंदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ज़रूर बनता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एनडीएमए की वेबसाइट पे, मैट की वेबसाइट पे, पीडीएमए की वेबसाइट पे टाइमली डेली बेसिस पे चीज़ अपडेट हो रही होती हैं, तो हम अपने ऑफिस के थ्रू उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट से कि दे आर नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड टूल्स मैकेनिज्म है वो अवेलेबल। अच्छा, आप मेयर तो हैं सखर के अरसलान, लेकिन आप तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, और 2022 में हमने सिंध में बहुत ही तबाहकुन सैलाब देखे थे,
सो इस मरतबा जो बरसात हुई है सिंध में ज़्यादा 2022 में ना जाएं आप, 2-3 हफ्ते पहले हैदराबाद चले जाएं तो वहाँ भी तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ पे और बहुत पानी खड़ा हो गया था। अब बताइएगा कि इस सीज़न में अभी तक तो सिंध अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, उस तरह सैलाब की नई सिचुएशन बनी जो 2022 में बनी थी, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि जितना पानी आ रहा है पीछे से सूरत हाल कभी भी आउट ऑफ हैंड जा सकती है। क्या तैयारी है हुकूमत सिंध की? देखिए, इसमें 3 कंसर्न्स हैं बेसिकली। एक तो आपके अर्बन फ्लडिंग का होता है, जिसके लिए आपके लो ग्रेविटी पॉइंट्स ज़ेरे आब आ जाते हैं, तो जो अपना पहले से ही जो एडवांस पीडीएमए की मोटर्स हैं या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशंस की या कंसर्न लोकल काउंसिल्स की, वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। सेकेंडली, लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना दिया गया है। दूसरा, आपका जो फ्लड के चांसेस होते हैं वो थ्रू बैराजेस या जो आपके कैनाल्स वाटर कोर्सेज होते हैं उनके थ्रू होता है, तो उसके लिए भी जो आपकी कैनाल्स जा रही हैं, जो उनको पक्का करने की रिक्वायरमेंट है या उनकी जहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग 2022 ऑनवर्ड्स ही एक हमारा वर्ल्ड बैंक का इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें इन सब की स्ट्रेंथनिंग थी, वो भी साथ साथ चल रही है, जिसमें मेजर टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अचीव कर लिए हैं। देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स which are being funded by government of Sindh, कुछ इसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट है, तो सिंध अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर, वो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस चीज़ को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि आज आप देखें तरबेला मंगला डैम का जो वाटर लेवल है वो इस वक्त 98 और 78% पे, लेकिन अगर आज से हम 3 महीने पीछे जाएं तो 0 और 0.1% पे आ गया था। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। इट्स नॉट समथिंग कि हम अलार्मिंग हैं, इट्स वेरी एविडेंट, हमें नजर आ रहा है कि हर साल सिचुएशन डेवलप हो रही है। आई थिंक हमें एक पूरा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक मीडियम टर्म पॉलिसी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिस तरह जो नेचुरल आपका वाटर फ्लो है, उस कोर्स को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जो उस पे आबादी है, उस आबादी का ख्याल करते हुए उस लो इनकम आबादी को कहीं और पैरेलल शिफ्ट करके उन एरियाज को क्लियर किया जाए, ताकि ये जो आपका नेचुरल कोर्स बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कुछ सजेशंस पिछले 2-3 सालों से भी हो रही हैं कि हाउ वी कैन मैनेज दिस, एंड विद एवरी पासिंग ईयर ये ज़्यादा ऑब्वियस होता जा रहा है कि अब इसमें डिले नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी ईयर वी हैव सीन इट गेटिंग वर्स। तो लिहाजा वो क्लाइमेट चेंज पे एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए, एक नेशनल एक्शन प्लान जिसमें तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी ऑन बोर्ड हों, क्योंकि जीबी की जो सूरत हाल है उसको हम बार बार इसलिए मेंशन करते हैं कि वो इग्नोर ना हो जाए कहीं, क्योंकि वहाँ पे वो हमारा टूरिज़्म हब है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान की पहचान है ये खित्ता, और वो जिस तरह मुतासर हुआ है वो भी सबके सामने लेकिन ही है। अब हम उस तरफ भी आ गए हैं कि वो जितनी प्लानिंग हो रही थी, कि जितनी बातें हो रही थी, अब हमें कर लेना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट। और अभी तो बारिशें वगैरह हो रही हैं, लेकिन जब ये मौसम निकलते हैं तो वी शुड लिटरली वर्क ऑन वॉर फुटिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। विल टॉक मोर ऑन दिस इन द शो टुडे। और मुसद्दिक मलिक साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्लाइमेट के हवाले से। क्लाइमेट वज़ीर हैं वो, कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या आइडियाज़ हैं, और क्या हम तबादला ख्याल जो होता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये फिनोमेना जो है ग्लोबल है। इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिक टू अस। येस, वी आर गेटिंग द वर्स्ट ऑफ इट, बट इट्स ग्लोबल। बात करेंगे, अभी ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम मेयर सक्कर से बात कर रहे थे, और जाहिर है उनकी अपनी तैयारी है, सूबों की अपनी तैयारी है, और नेशनल सतह पे अपनी तैयारी है, लेकिन हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अब हम हुमा जैसे सुबह बात कर रही थी कि इंटरनेशनल जर्नल्स हमें एक केस स्टडी के तौर पर भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हम सुनते थे, लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्लाउड बर्स्ट के पीछे छुपते हुए भी इंतजामिया वाले और हुकूमतें नजर आती हैं कि जी हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, यहाँ तो क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन ये सालों की नाअहली है। अब्दुल्ला, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट द फैक्ट कि क्लाउड बर्स्ट को भी एक नेचुरल फिनोमेना समझ के जी होता है, हम क्या कर सकते हैं। नो, दैट इज आल्सो, इट हैज बीन ट्रिगर्ड बाय द चॉइसेस that we have been making मतलब ज़ाहिर उसमें डिफॉरेस्टेशन है, उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए मौसमियाती तब्दीली। सेनेटर साहब, मतलब एक नेशनल क्राइसिस है जिससे हम गुजर रहे हैं, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह हिट हुआ है, सैकड़ों लोग जहाँ बहक हो गए हैं गुज़श्ता 48-78 घंटों में।
सैकड़ों अभी लापता हैं। मतलब अमलाक का नुकसान तो आप सोचिए ही ना, जो हंसते बसते अपर मिडिल क्लास घराने थे वो भी अब ये सोच रहे हैं कि वो अगले हफ्ते कहाँ से खाएं पिएंगे, क्योंकि जो कारोबार था वो सारा मलबे के नीचे दबा हुआ है। इसकी कोई प्रेडिक्शन थी कि हाँ जी इस मर्तबा इस तरह से हमें हिट करेगा, और हमें लग रहा है कि हर साल नए तरीके से हम हिट होते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जिनके चाहने वाले जो हैं वो इंतकाल कर गए या शहीद हो गए। कल तक हमारी 680 से ज़्यादा अमवात हो चुकी थी और वो बढ़ रही है तादाद, कुछ और भी रिकवरीज हो रही हैं, तो आप मान लें तकरीबन 700 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और पूरे मानसून के सीज़न में, इस फ्लड में नहीं, और तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं। तो इससे आपको जो एट्रॉसिटी है, इस तमाम जो मामला है वो आपके सामने आ जाता है। और आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिनमें छतें गिरी हुई हैं, घर बह गए हैं, तो ये बहुत बड़ी एक आफत है। देखिए पहले मैं आपको इसका एक थ्योरेटिकल सा जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सही जवाब दूंगा। एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, हमें बार बार कहा जा रहा है क्लाउड बर्स्ट, और आपने भी कहा कि शायद क्लाउड बर्स्ट एक कोड बन गया है चीज़ें गालिबन मंजर आम पे ना लाने का। होता ऐसे है जी कि जब समंदर से पानी इवेपोरेट होता है तो वो उस तरफ भागता है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा हो। तो पाकिस्तान के अगरचे टेम्परेचर तो सतही इलाकों में बहुत ज़्यादा है, मगर टेम्परेचर में जो तब्दीली है, यानी राइज इन टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज में है, दुगने से ज़्यादा है, 4-4 डिग्रीज का फ़र्क है जी। तो गिलगित बल्तिस्तान में, AJK में और खैबर पख्तूनख्वा में, अगरचे मुल्तान में या सिब्बी में टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, मगर टेम्परेचर का राइज जो है वो इन जगहों के ऊपर हमारे मैदानी इलाकों से बहुत ज़्यादा है। तो जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स की तरफ भागता है जब उन जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से राइज कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो आपको ऑर्डिनरीली एक बड़ा रोमांटिक सा क्लाउड नज़र आता है जिसमें किसी हद तक पानी होता है, कभी वो छलकता है, कभी वो बारिश की शक्ल इख्तियार करता है, वो यकलख्त उसमें पानी दुगना तिगना 4 गुना हो जाता है। और जब वो होता है तो ऑब्वियसली क्लाउड तो एक मॉर्फस सी चीज़ है जो आप हवा में मुअल्लक देखते हैं, तो वो एकदम जहाँ पर होता है वहीं पे गिर पड़ता है, और उसके नतीजे में इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। उसके नतीजे में एक बड़े लोकलाइज्ड इलाके में एकदम पानी, जिसको आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शक्ल में या बूंदाबांदी की शक्ल में गिरना चाहिए, वहां पे वो एक तूफान की तरह समझे कि पूरा का पूरा आसमान पानी का टूट पड़ता है। तो जब वो गिरता है नीचे, तो मैदानी इलाकों में पिछली मरतबा गिरा तो आपने देखा सिंध की क्या सूरत हाल हुई, तकरीबन 2/3 सिंध डूब गया या आधा सिंध डूब गया, वो भी क्लाउड बर्स्ट इसी तरह का था टेम्परेचर राइज की वजह से। और इस मरतबा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हुआ तो ना सिर्फ एकदम पानी गिरा, मगर उसके बहाव में जो शिद्दत आती है पहाड़ी इलाके होने की वजह से, तो उसके रास्ते में बड़ी बड़ी चीजें, बोल्डर्स, गाड़ियां, वो तिनकों की तरह उड़ती चली जाती, जिसकी वजह से ये तमाम नुकसानात होते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल जवाब उसका दे दिया, जो कि क्लाउड बर्स्ट ये नामुराद चीज है क्या। अब क्लाउड बर्स्ट की वजह क्या है टेम्परेचर राइज की? दुनिया में तकरीबन 8 ममालिक ऐसे हैं जी, तो दुनिया की 70% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी ग्रीन हाउस गैसेस, यानी वो मुरक्कबात जिनकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो दुनिया के सिर्फ 8 ममालिक, और ये इनमें पाकिस्तान का शुमार भी नहीं है, दूर नजदीक तक कोई शुमार नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो 1% से भी कम कार्बन एमिशन करता है। मगर आप शून्य किस्मत देखिए या दुनिया की हिपोक्रेसी देखिए कि वो 8 ममालिक जो दुनिया का 70% कार्बन एमिट कर रहे हैं, जिससे टेम्परेचर हमारे बढ़ रहे हैं, वही 8 ममालिक दुनिया का 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं। यानी इन तबाही से बचने के लिए होना तो ये चाहिए था कि जो तबाहकार है, यानी वो 8 ममालिक जो तबाहकार हैं, जो हमारी क्लाइमेट को खा रहे हैं, जो टेम्परेचर को राइज करवा रहे हैं, वो उन ममालिक में जहाँ तबाही आती है उसकी वजह से, मसलन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान को थर्ड पोल कहा जाता है, 7-8 हज़ार बड़े ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही ममालिक में ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं,
और बाकी पूरी दुनिया के लिए 15% है, यानी 8 ममालिक जो हैं वो 85% फाइनेंसिंग ग्रीन ले लेते हैं, बाकी पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान भी है उसके लिए 15% फाइनेंसिंग। तो हमें अपनी अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि अगर ये क्लाउड बर्स्ट होने हैं, अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन तकरीबन 0 है या मान लें 1% से कम है, तो हमें जो अपनी आबादियां हटानी हैं, जो पुल मजबूत करने हैं, जो रास्ते साफ करने हैं, इस तबाहकारी के बाद जो हमने रिडेम्पशन के लिए काम करना है, उसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंसिंग तो वापस उन्हीं ममालिक में जा रही है जो तबाह कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब एक सर 2022 का जब सैलाब आया था तो बहुत से, जाहिर है बिलावल भुट्टो भी गए थे, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा था और बहुत से ममालिक ने वादा भी किया था, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो फॉरेन मिनिस्टर गए थे। सो वो वादे वफा हुए नहीं हुए जो हमें इमदाद का कहा गया था कि हमें मिलेगी, क्योंकि जाहिर है उस वक्त भी हमने यही सूरत हाल देखी थी कि हम पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएं। अब आज हम फिर वहीं खड़े हैं, उसी दोराहा है या क्या है? एंड कैन वी ऐड टू इट सेनेटर साहब कि सिर्फ हम ही वहाँ नहीं खड़े, हमारे जैसे और भी बड़े मुल्क हैं। क्या इस इशू को उस तरह सीरियसली लिया जा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर बड़े ममालिक हैं, ज़्यादा फंडिंग भी वही ले जाते हैं, इट रियली इजंट देयर प्रॉब्लम, एटलीस्ट उनको नहीं लग रहा क्योंकि उन पे वो असर नहीं हो रहा। तो वो सीरियसनेस जो जानी चाहिए इस इशू पे, जो कि अब तो वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, वो हो रही है आपके ख्याल में या नहीं? जी, मैं एक एक करके दोनों सवालात का जवाब देता हूँ। पहले आपको याद होगा एक बहुत बड़ा फंड लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज। ये 2022 के सैलाब के बाद जो है किया गया था, जिसमें पूरी दुनिया ने कमिटमेंट की। उस फंड में पिछले साल तक सिर्फ $70 मिलियन आए थे पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान को अभी तक उस फंड से 0 मिला है, 0। यानी 2022 के बाद ये फंड अनाउंस हुआ, अभी हम 2025 में बैठे हुए हैं और $1 बिलियन से ज़्यादा की कमिटमेंट्स थी और उसमें से $70 मिलियन आया, जिसमें से पाकिस्तान को 0 दिया गया। तो ये तो बैनुल अक़वामी सतह पे जो फंडिंग है उसकी के हाल मैं आपको बता रहा हूँ, और जब आपके पास लंबा वक्त होगा, मुझे पता है आपके सेगमेंट शॉर्ट होते हैं, तो मैं आपको तफसील से बाकी भी फंड जो हैं वो उनकी सूरत हाल आपके सामने अयां कर दूंगा, ताकि हमारे मुल्क में हर एक को पता हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, दुनिया किस जाविये से देख रही है और कितने, यानी मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा सेल्फिश तरीके से तमाम एलोकेशंस अपने ही ऊपर करती चली जा रही है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात जो हुमा साहिबा आपने की है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, तबाही तो तकरीबन अब हर जगह आ रही है। जिस चीज़ को हम पाकिस्तान का क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले वो टेक्सास की तस्वीर देखी होंगी, आपने BBC और CNN पे देखा होगा कि किस किस्म की तबाहकारी क्लाउड बर्स्ट की वजह से टेक्सास में आई, और कितनी हलाकतें वहां पर हो गई। लेकिन एक अजीब सी बात है कि हलाकतें भी हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट भी आ रहा है, हम सबसे ज्यादा मुतासिर नहीं। हम तो देखिए ना, हम तो हिमालय के नीचे एक वादी की तरह पूरा पाकिस्तान लेटा हुआ है। तो जब टेम्परेचर हिट करेगा, ग्लेशियर्स को हिट करेगा, या क्लाउड बर्स्ट होंगे, या ग्लेशियर की लेक्स फट के, जब लेक फटती है तो आप मान ली ऐसा है जैसे छोटा सा समंदर फटता है, सही है। और वो जब नीचे आता है समंदर, तो अपने रास्ते में ये जो आप बोल्डर्स दिखा रहे हैं, ये आधे कमरे जितने, ये तिनकों की तरह बहते चले आते हैं, और ये जो मकानात गिरते हैं ये थरथराहट से गिरते हैं, जमीन थरथराना। सर ये सब कुछ हो रहा है सर, हाउ डू वी डील विद दिस नाउ? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो बता ही रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखें अब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, लोग जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें मदद चाहिए, GB में भी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो क्या क्या कहानियाँ हैं कि पूरी पूरी बस्तियाँ, छोटे छोटे गाँव हैं जो इन बोल्डर्स और इस गारे के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाउ आर वी डीलिंग विद दिस? क्योंकि आपको लगता है कि हमारी GB की हुकूमत हो गई या हमारी सूबाई हुकूमत हो गई, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है टू डील विद दिस? दिस इज नेशनल क्राइसिस नाउ। जी, एक तो वज़ीर आज़म ने कल एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है और इसका ऐलान भी किया गया है। उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा है कि कोई शख्स सूबा या वफाक का नाम नहीं लेगा। ये पाकिस्तान पे आफत आई है और इसके सामने पूरा पाकिस्तान खड़ा है। इस वजह से चाहे 18वीं तरमीम के बाद कोई चीज़ सूबे की जिम्मेदारी हो या तहसील की जिम्मेदारी हो, कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये वफाक की जिम्मेदारी है, और इसमें कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक कौन है और सूबा कौन है और तहसील कहाँ पर है।
इस वजह से पूरे पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी जो है वो मूव कर दी गई है। कल तमाम काम रोक दिए गए हैं और जो हमारी शाहराहें थी जिनकी वजह से इलाके कट जाते हैं और फिर इलाके कटने की वजह से खाना कम पड़ता है या तेल नहीं पहुंच पाता, उसके लिए तकरीबन 90% तमाम जो हमारी शाहराहें हैं वो साफ कर दी गई और कल तक कर दी गई थी और कल रात तक ये कमिटमेंट थी। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशंस के वो भी सड़क पे हैं, हमारे गुजरा भी इस वक्त सड़क के ऊपर हैं। मुझे भी हुक्म हुआ है कल मैं इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान हूँगा कि सब वजीर जो हैं वो पहुंच जाएं उन जगहों पे और डायरेक्टली सुपरवाइज करें। तो तमाम मशीनरी मूव कर दी गई है, शाहराहें साफ कर दी गई हैं, मगर जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जी जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई हैं वहाँ पे अभी बहुत सी मुश्किलात हैं। तो अब दूसरा फोकस जो है वो कनेक्टिंग। जैसे कल हमारे साथ थे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा और वो कह रहे थे कि वो धरने में एहतजाज में इनकी एम्बुलेंसेज और कुछ मशीनरी पंजाब के पास है, कुछ शायद इस्लामाबाद में खड़ी है, सो उसका क्या स्टेटस है? देखिए मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वफाक की जितने भी वसाइल हैं 18वीं 17वीं 19वीं कोई तरमीम हमारे आड़े नहीं आएगी। सब कुछ इस वक्त केपी के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए हाजिर है। तमाम लोग हाजिर हैं, तमाम वजीर हाजिर हैं। कोई एम्बुलेंस अगर रहती है तो आज ही मैं अभी पता कर लूंगा आपके प्रोग्राम के बाद। वो कह रहे थे वो जो धरने में जब्त की थी गाड़ियां वगैरह उनमें से कुछ मशीनरी है हमारे पास और कुछ एम्बुलेंस हैं। हो सकता है कोई एक आध एम्बुलेंस हो सकता है कोई एक आध ट्रेन हो, लेकिन आप वहां पे जाके ये तो देखिए कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं। यानी इत्तेफाक तो नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम शाहराहें खोल दी गई हैं। वहां सिवा एक पैच है थोड़ा सा शायद चंद किलोमीटर का जिसको साफ किया कल रात तक जा रहा था, तो ये इत्तेफाक तो नहीं है। मगर जो आफत आई है उसके लिए ये सब नाकाफी है। देखिए ना आप ये तस्वीर देखिए, मकानात गिरे हुए हैं, वहां पे हमें बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। और आपको ये भी वहाँ ज़ाहिर है 8-8 फुट 10-10 फुट गारा है, मिट्टी है, तो बात यही है कि जो आफत आई है वो बहुत बड़ी आफत है और उसके लिए कुछ भी नाकाफी होगा। अब ऑब्वियसली हमारे लिए चॉइस है, या तो हम उसको डील करने के लिए अपनी इक्विपमेंट और ऐसी चीजें बढ़ाना स्टार्ट हो जाए या रूट कॉज को देखें। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि इसको जो है कंटेन किया जाए। मतलब हम अफगानिस्तान को साथ मिलाएं, बांग्लादेश को साथ मिलाएं, भारत को साथ मिलाएं, रीजनली भी हम मिला सकते हैं इन इश्यूज पे। होपफुली ऐसा कुछ हो। सर मुख्तसरन 30 सेकंड है हमारे पास जी। अभी आप देखिए जब हम गए थे ये प्लास्टिक्स की ट्रीटी में तो हम एक मुल्क थे सिर्फ जिसने ये मुकदमा उठाया, कह रहे भाई प्लास्टिक कंज्यूम तो आप कर रहे हैं, तो आप क्या पाकिस्तान को अपना को पिट होल समझते हैं कि आप अपना सारा गारा जो है जो आप प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद समंदरों में फेंक देते हैं वो साहिल समंदर पे कराची में आ जाता है और हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आप हमारे अपने पानी को भी देखिए, हम उसमें क्या क्या फेंकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कौमी सतह पे ये सब हो रहा है। लेकिन हमने जब बात शुरू की तो हमारा एक मुल्क था और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद 46 मुल्क हमारे साथ थे और 6 मुल्कों ने या 5 मुल्कों ने जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट थी पाकिस्तान ने जो इनिशिएट की उसको साइन कर दिया। तो अब हम बैनुल अक़वामी सतह पे 46 ममालिक हमारे साथ हैं, 6 ममालिक साइन कर चुके हैं। हम ये क्लाइमेट का मामला और मुकदमा हर जगह पे उठाएंगे। अभी जब मैं बाकू में था तो मैंने यही बात की जो आपके सामने की कि जो पोल्यूट कर रहे हैं वही सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या वैगाबॉन्ड्स हैं दुनिया की पेरिफेरी पे। जी सर साहब बात बस यही है, वी नीड टू रियली नाउ वही अर्जेंसी हो गई है, वी नीड टू मूव बियॉन्ड promises and signatures, क्योंकि अब तो it's really out of anybody's control. This is the main issue globally जिस पे बात होनी चाहिए और things need to get better. Sorry Sajid साहब, you are right, that's all the time we have. इस पे एक लंबी डिस्कशन होनी चाहिए and we will keep at it. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। हम पता है क्या, हम अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते। हमारी अपनी क्या कोताहियां हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ना होना, मतलब हमारा शहरों का हमारा आबादियों का बेहंगम तरीके से बढ़ना, हमारी डिफॉरेस्टेशन, हमारी और कितनी कोताहियां हैं जो इस सारे फिनोमेना में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो यूटिलिटीज और एसेंशियल्स चाहिए होते हैं, सिटीज जब बढ़ती हैं तो साथ उनकी ऑब्वियसली, जिस तरह अभी इवैक्यूएशन के लिए बात हो रही थी, उनकी क्या उनको कहते हैं एक्सकेवेटर्स वगैरह, जो इस किस्म की चीज़ें, जब हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है
तो हम क्यों नहीं वो लाते, हम क्यों नहीं मैच करते कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है एंड हाउ मच दिस इज रिक्वायर्ड एज वेल। ओवर द वीकेंड मैं 1-1.5 दिन के लिए गलियात जाने का इत्तेफाक हुआ एंड आई वाज टेरिफाइड फ्रॉम द आइडिया कि एवरीबडी वाज ट्राइंग टू सेल मी अ हाउस इन द फॉरेस्ट, एवरीबडी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने यहाँ 40 घर बना लिए हैं, 500 कनाल आपके पास और ज़मीन है, आप वहाँ पे और घर बनाने का इरादा रखते हैं, जो दरख्त हैं, मतलब इसकी दरख्त हटाएंगे तो घर बनेगा ना, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए एंड नोबडी हैज एन आंसर। और सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी तरह ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ये क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना, अगेन इसको ये नहीं कह सकते कि जी ये तो कुदरती है, हम क्या कर सकते हैं। नो, ये सारे डायनामिक्स हम ही ने क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक और इस पे हम बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, जहां हम मुल्क भर की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वहीं कराची में भी महीनों बाद, कहीं जून के बाद, बाय द वे हमारी मॉनसून की ये दूसरी ही बारिश है। 1 जून में थोड़ी बारिश हुई थी, वो मतलब अच्छी बारिश थी, लेकिन उसके बाद से बस बारिश का इंतजार ही कर रहे थे। और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाए, लेकिन हम बड़ा कॉशियसली इसके बारे में बारिश की ख्वाहिश भी करते हैं। हाँ, करते भी हैं, खौफ भी आ जाता है बड़ा। अब हो रही है बारिश, जब स्टार्ट हुई मौसम बना, खुशी भी हुई, लेकिन फिर कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा तेज़ होना स्टार्ट होगी, फिर एकदम दुआ हुई कि भाई इतनी रहे, इससे ज़्यादा ना हो। तो इट्स नेवर रियली गुड न्यूज़ फॉर कराची व्हेन इट रेन्स, बट इट्स रेनिंग एज वी स्पीक। काशिफ मुश्ताक है और वो हमें बता रहे हैं कि क्या सीन है, कहाँ पानी खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा, और कितनी क्या बारिश हालात हो चुकी है शहर के। काशिफ, आज बिल्कुल कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि सड़कों पर मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी के करीब मौजूद हैं। हाल ही में जो है वो ये अंडरपास बनाया गया, उसके बाद इसकी रिपेयरिंग भी की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई नकासी आपका बेहतरीन इकदाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी जमा है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ से गुजरने वालों को जो है मुश्किलात का सामना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की जानिब आएँ और इस जानिब के मनाजिर आपको दिखाएं। तो इस पूरी सड़क पर इस वक्त जो है वो पानी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से न सिर्फ गुजरने वालों को बल्कि रिहायशियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना है। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा गया है और ये बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो अपनी लाइन में रहकर और स्लो जो है वो राइड करें और गाड़ी वाले जो हजरात हैं वो भी जो है वो अपनी लाइन में रहकर ड्राइव करें ताकि किसी भी किस्म की ट्रैफिक की परेशानी से बच सके। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकाम ये बताती है कि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। जबकि बारिश के बाद सूरत हाल कुछ यूँ है कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और अब भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश यहाँ भी हो रही है और इसके बाद यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। बहुत शुक्रिया काशिफ। अच्छा, वो होता ये जो बता रहे थे ना कि वो गाड़ियाँ फिर एक साइड पर ड्राइव करना स्टार्ट हो जाती है, वो पानी इतना भर जाता है कि वो साइडें आप तो चूज कर ही नहीं सकते, वो सड़क आपके लिए चूज कर चुकी होती है कि कौन सी साइड से आप जाएंगे, बिकॉज अच्छा। और साथ ही अगर आप गाड़ी में हैं और आपके दीगर जो शहरी आप देख रहे हैं जो मोटरसाइकिल पे हैं, साइकिल पे हैं, पैदल हैं, तो गाड़ी की स्पीड ज़रा गुजरते हुए इतनी रखा करें कि उन वैसे तो बारिश ही हो रही है, ऊपर से कपड़े तो ख़राब होने ही है, लेकिन फिर भी करना स्टार्ट हो गए हैं आप तो आज। लेकिन आपको पता है कि ये होता है, ये सड़कों पे होता है, यही चाहिए। बट ऑनेस्टली मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब ये चीजें बतानी पड़े। मतलब अगर हमें ये भी बताना पड़ रहा है कि प्लीज अपने पेडेस्ट्रियंस वगैरह का ख्याल रखें, तो देन व्हाट आर वी डूइंग? तो हमें ये बताना पड़ता है। ओके फाइन, लेट्स डू इट। बट 14 अगस्त पे मेरा एक पब्लिक पार्क में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने 3 फैमिलीज को, मुझे लग रहा था कि मुझे शायद मार भी पिट सकती है, मगर मैंने 3 फैमिलीज जो वहाँ बैठी हुई थी और उन्होंने गदर का गन मचाया हुआ था वहाँ पे। मतलब जो रैपर थे और जो तूफान बदतमीजी एक साथ दूसरी जगह पे हो सकता था वो था। मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज समेट देंगे। जी जी बिल्कुल नहीं रहा जाता। वैसे यू आर वेरी राइट, मेरी मॉम को भी ये इशू है। बट एनीवे जी, सदर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, आपको दोबारा से बताएं कराची में बारिश हो रही है, कहीं कहीं अभी भी हो रही है, कहीं कहीं रुक गई है, कहीं पानी ज़्यादा खड़ा हो गया है। जहाँ खड़ा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सदर का इलाका है। सदर में बारिश भी ज़्यादा हुई है, ओल्ड सिटी एरिया कराची में बारिश ज़्यादा हुई है और थोड़ी देर के लिए हुई है। ये पावर हाउस है जी, पीपल हु आर फेमिलियर विद कराची वुड एक्चुअली जस्ट सी ये सेंट्रल लगता है। सो ये लियाकताबाद के मनाजिर हैं, सुपरमार्केट, और इसके अलावा फेडरल बी एरिया से बहुत ज़्यादा इत्तलात आ रही थी, वहाँ काफ़ी बारिश हुई है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में काफ़ी बारिश हो रही थी, नॉर्थ कराची की तरफ भी बारिश। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है कि बारिश इतनी ज़्यादा ना भी हुई हो, लेकिन अगर नीचे सड़कें वगैरह टूटी हो तो फिर वो बारिश ज़्यादा ही लगती है। जस्ट बाय द वे, इस वक्त शहर में ट्रैफिक का एक केओस है।
एज वी स्पीक कराची में बहुत देर लग रही है मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बिकॉज ज़ाहिर बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर होता है। मुनीर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनसे भी बात करनी है। दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द डे फॉर अस, बिकॉज हालात तो देख ही लिए मुनीर साहब। मानसून की बारिशें जो हैं वो पहले भी होती थी, कोई ऐसी बात नहीं है, दरियाओं में सैलाब पहले भी आते थे, लेकिन इस बार और पिछले कुछ सालों से नुकसानात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या ऐसे नुकसानात का पहले से अंदाज़ा था कि इस साल इतनी बारिश होगी कि ये सब कुछ होगा? ऐसे नुकसानात का वैसे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हमारा पिछला जो हमारा मॉनसून का ट्रेंड था उसको देखते हुए हम ये सोच रहे थे कि ये शदीद होगा, लेकिन इतनी क्लाउड बर्स्टिंग होगी और इतना सैलाब आएगा और उसके इतना शाखसाना होगा, वो हमने कभी सोचा नहीं था इससे पहले। और शायद क्योंकि हमने सोचा नहीं था तो उस तरह के फिर हमने इक़दाम भी नहीं किए। और ये हालांकि ये एक पैटर्न बन चुका है 2010 के सैलाब जो है, उसके बाद हमें इसके बारे में सोचना चाहिए था कि कोई बहुत ज़्यादा आफत भी आ सकती है। मॉनसून जो है, जैसे कि जर्मन इंस्टीट्यूट ने इससे पहले हमें वार्न भी किया हुआ है, पाकिस्तान को सर फहरिस्त करार दिया है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के हवाले से। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम कोई बहुत ज़्यादा जागे नहीं हैं और हमने कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा भी नहीं और कुछ ज़्यादा इक़दाम भी नहीं किए। हमारे प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जब आपकी प्रिपेयर्डनेस ना हो, आवाम इसके लिए तैयार ना हो, तो जाहिर है कि इस तरह के नुकसानात जो इस वक्त हो चुके हैं वो फिर देखने को मिलते हैं। सर ये बताइए कि ग्लेशियर्स पिघलने, बारिशों के बायस दरियाओं में पानी बढ़ने से ज़ाहिर है जो सैलाब आते थे वो तो किसी हद तक पता नहीं कंट्रोल हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसके पीछे हम छुप रहे हैं, या एक्चुअली ये तमाम सूरत हाल हम क्लाउड बर्स्ट की वजह से देख रहे हैं? इसकी कोई पेशगोई हो सकती है? इससे कैसे बचा जा सकता है? कोई इलाकों का तयन हो सकता है कि हाँ जी यहाँ क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादा चांसेस हैं? क्या करें? क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके बारे में कोई आप बहुत प्रिसाइज फोरकास्ट जो है वो नहीं कर सकते, और आप ये भी नहीं बता सकते कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ये एकदम कहीं भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो सडन है, और इसके बारे में हम कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तहकीकात अभी तहकीक नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी जो दुनिया के साइंसदान हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि AI का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा एल्गोरिदम जो है वो डेवलप करें जिससे ये प्रिसाइजली पता चलाया जा सके। लेकिन बहुत गैर मुतवक्को रिजल्ट्स हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट के, तो जाहिर है कि उसकी बुनियाद के ऊपर शायद हम बहुत जल्दी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकें। ये भी बताएं कि इमीडिएटली तो नेचुरली रेस्क्यू का ही अमल है वो होना चाहिए और वो हो भी रहा है। NDMA अपना काम कर रही है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इसी काम पे ही होनी चाहिए। तो क्या करना होगा आवाम को, हुकूमतों को, कहाँ से शुरू करें? देखिए, NDMA जो है वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे इतलात लेके उनको ज़ाहिर है कि असम्बल करते हैं, फिर उसके मुताबिक अपने अलर्ट्स जारी करते हैं जो उनके मुतल्लिका सूबों के अंदर जितने भी उनके इदारे हैं। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि अलर्ट जो है या जो वो जारी करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आवाम तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता, और इसकी हमें आवाम तक रसाई को ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। सबसे पहला अमल तो ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो उस तरह से मुस्तहकम नहीं है, उनको हमें मुस्तहकम करना पड़ेगा। और उस पर जो हमारे पास वेदर की फोरकास्ट आती है, मौसम की जो फोरकास्ट आती है, उसको हमें लेके बहुत संजीदा इक़दाम करने पड़ेंगे। हमने जब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी तो इसका सूबाई सतह पे भी एक फ्रेमवर्क था, और ये कहा जा रहा था कि ये ज़िली सतह पे और तहसील की सतह पे और यूनियन काउंसिल की सतह तक इसका एक मैकेनिज्म बनेगा।
लोकल गवर्नेंस की अदम मौजूदगी में हम देखते हैं कि अभी तक ये डेवलप नहीं हो पाया। और फिर जो हमारे रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, और जो उन्होंने जो इक़दामात लेने हैं वो नहीं ले पाते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा तबाही होती है। शुक्रिया आपका सर। बहुत बड़ी अच्छी आपने मुनीर अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने जो बात की है ना कि हमारी जो वार्निंग्स होती हैं, जो आवाम तक भी हम बताना चाहते हैं कि जी ये होने वाला है या उस इलाके में न जाएं, वो पहुंचती नहीं है वहाँ। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। एक छोटा सा कंपैरिजन दे दूं, वो जो ज़ैनब अलर्ट जो शुरू हुआ था बच्चों के हवाले से, आपको पता है कि हरासमेंट के हवाले से, और बच्चा मिसिंग हो तो वो अलर्ट जो है SMS सबको जाए, वो कितना अच्छा काम था। बहुत महदूद हद तक उसने काम किया। तो हमें वी रियली नीड टू, ये कम्युनिकेशन जो है ना फॉर एनी इमरजेंसी जो होती हैं, हमें ज़रा ज़्यादा इफेक्टिवली इसका मैकेनिज्म निकालना। हम यूजुअली क्या होता है, वो जो अक्रॉस द कंट्री एक ही रिंगटोन चली जाती है ना, जिसमें एक पैगाम होता है, इट ऑल्सो वर्क्स, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आप जब भी किसी को कॉल करेंगे आप उस इसको आप जियो टैग भी कर सकते हैं, उस इलाके के स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि इस इलाके में जब भी कोई किसी को कॉल करेगा उसे ये एक पैगाम जो है सुनने को मिलेगा कि यहाँ ना जाएं, या घरों से निकलने में एहतियात बरतें, या आने वाले 3-4 दिनों में शदीद बारिशों का ख़तरा है, या प्रेडिक्शन है, या पेशगोई है। सो हम ये एक हर बार एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने का मैकेनिज्म जो है इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा मौसर इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा, अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात आ रही हैं। मैं देख रहा था अभी यहाँ मुझे किसी ने फ़ोन पे अपने व्हाट्सएप पे हैदरी के विजुअल्स भेजे, नाज़िमाबाद के, ये लियाकताबाद टूवर्ड्स नाज़िमाबाद के विजुअल्स हैं जहाँ पानी भर गया है सड़कों पे। ज़ाहिर है जब पानी भरता है तो चाहे वो गाड़ियाँ हों, मोटरसाइकिलें हों, सभी मुतासर होती हैं। एक्चुअली वो एक जो निज़ाम ज़िंदगी होती है ना, वो थोड़ी देर नेचुरली लुक एट यू व्हाट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ कौन जाएगा? हाँ। तो थोड़ी देर के लिए और फिर आई एम सॉरी वी नीड टू से दिस कि ये भी नहीं पता होता था कि सड़क पे नीचे गड्ढे हैं या मैन होल्स हैं या क्या है। और बच्चे, आपको पता है सामने बच्चे बिठाए हुए हैं लोगों ने, क्योंकि आधे स्कूल बंद हो गए हैं एंड सुबह के टाइम आधों ने पहुंच के छुट्टी दे दी है। सो एक अजीब केओस है। तो बच्चे भी बेचारे जरा इस वक्त स्कूलों के लिए निकले, फिर पेरेंट्स को वापस जाके उनको लेके आना है, तो फंसे हुए हैं लेकिन ये विजुअल्स हैं जी, इन केस यू आर वाचिंग इन कराची और आप सोच रहे हैं कि बाहर निकलना है, और अगर आपका बहुत ही ज़रूरी है, ज़ाहिर काम पे तो लोगों ने जाना ही होता है, तो आप अपना वक्त का मार्जिन रख के निकलें, क्योंकि जहाँ 1 घंटे में आप पहुँचते थे या आधे घंटे में पहुँचते थे, वहाँ आपको डबल टाइम लग रहा है ऑलमोस्ट। या फिर आपका अगर इस किस्म का काम है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, कम्युनिकेट टू योर ऑफिस, और बल्कि अब तक तो उनको आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए था कि स्टे पुट वेयर एवर यू आर एंड वर्क फ्रॉम होम। ऑफ कोर्स बहुत से इदारे ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं प्लीज़ वो करें फैसिलिटेट अपने एम्प्लॉइज़ को। अच्छा जी, ये वो विजुअल्स हैं जो थोड़ी देर में, जिस तरह फ्रेश विजुअल्स हमारे पास आते हैं फ्रॉम कराची, आपको बताते आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान में एक इशू है जिस पे पहले तो बिल्कुल बात नहीं होती थी, अब थोड़ा थोड़ा करके बात होना स्टार्ट हो गई है, और वो है मेंटल हेल्थ। और अभी भी सिर्फ बात ही हो रही है, मतलब पीपल आर नॉट रियली कंफर्टेबल गोइंग सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, या फिर बहुत से लोग जो हम समझते हैं कि जिनको जाना चाहिए, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो आज भी डरते हैं। अब जब उनसे पूछें कि डर किस बात का है, तो उनके पास शायद इस बात का जवाब नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे। नहीं, एक और भी जवाब होता है कि अगर टू शो योर वीकनेस, मेंटल वीकनेस हमारे यहाँ इशू है। अच्छा, और उसने ये कह दिया, एक और भी खौफ होता है लोगों के जहन में, अगर मुझे उसने कह दिया कि मैं जहनी तौर पे बीमार हूँ तो मतलब, तो जब आपकी अगर टांग में कुछ हो जाए, दिमाग माइग्रेन हो रहा हो, दिल की तकलीफ हो, डायबिटीज ना हो, जब डॉक्टर नहीं बताएगा तो आप ठीक कैसे होंगे? तो ये तो वैसे भी कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कह रहा बुला के कि आप जो है ना बिल्कुल लॉस्ट कॉज है, कुछ नहीं हो सकता। Anyway, that is something that we are going to talk about। और आपको पता है हम ये बात करते रहते हैं, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से मिलकर मुहिम जो है वो जारी है, और आज हमने जी बुलाया है, हम अपना भी ताउन शामिल कर लें इसमें, हमारा भी एक कांस्टेंट ताउन है, तो एक कंट्रीब्यूशन है ही है, कांस्टेंट ताउन है हमारा इसमें। हमारी तो पूरी कोशिश है कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ये हो जाए और इसमें बात होती रहे। नौजवानों में पर्टिकुलरली बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और बलूगत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, टीनेजर्स जो होती हैं 12, 13, 14, 15 साल, बहुत सारे जहनी इश्यूज़ और मसाइल का शिकार होते हैं। व्हेन वी लुक बैक टू आवर टाइम्स, हम भी देखें कि ज़िंदगी का जो
एक मुश्किल तरीन फेज होता है ना, फॉर्मेटिव टाइम होता है, मुश्किल तरीन फेज मुझे लगता है कि वो ओ लेवल्स वाला या मैट्रिक वाला या 8th वाला होता है, क्योंकि एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, करियर बनाने का बहुत प्रेशर होता है, रिलेशनशिप्स की समझ नहीं आ रही होती, आप बड़े भी हो रहे होते हैं साथ साथ। डॉक्टर आयशा हमारा इंतजार कर रही है, माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर आयशा मियाँ। अभी तक जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे डॉक्टर आयशा, वो आपने सुन ली होगी। कोशिश हमारी बहुत है कि ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये बातें आ जाएं, लेकिन चूंकि हम जरा यूथ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस वी नो कि वो बड़ा एक कंफ्यूजिंग टाइम भी होता है, और अगर ये कॉन्वर्सेशंस हो पीपल कैन रियली लीड अ बेटर लाइफ आगे जाके। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल, आप दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड आई होप एवरीवन सेफ। ये बारिशों में और उसमें मैं आप लोगों की वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट ओवर देयर। एनीहाउ द प्रॉब्लम इज, देखिए टीनेज का मसला सबसे बड़ा यूथ का, टीनेज जो कहते हैं 13 से 19 तक का, वो ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि उनके ब्रेन के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। हमें लग रहा होता है कि वो जो है बदतमीज होते जा रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, रिस्की चीजें कर रहे हैं, दे लाइक इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहे हैं। बट मैं हर एक को ये समझाती हूँ कि जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि ब्रेन का उस वक्त काम ही ये है कि उसको सोशल कॉग्निशन जिसको कहते हैं, कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, घर से बाहर अपनी आइडेंटिटी के बाहर मुझे दूसरे लोगों के साथ कैसे मिलना है, करना है, वो एक ब्रेन के डेवलपमेंट का पार्ट है उस टाइम पे। सो दैट इज़ वाई वो फैमिली से हट के और इमीडिएट पेरेंट्स से हट के दूसरे लोगों में ज़्यादा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द वर्क ऑफ द ब्रेन। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि आपका जो ब्रेन का पार्ट है जो फीलिंग्स और इमोशंस से कनेक्टेड है, वो ग्रो हो रहा होता है और मैच्योर हो रहा होता है। और जो पार्ट जिसको, जो ब्रेन का फ्रंट पार्ट है जिसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें मैच्योरिटी और कब क्या बात किसको कहनी है, कब क्या रिस्क इवैल्यूएशन करना है, डिसीजन मेकिंग, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ होता। So they are supposed to be like, have emotions take over them and feelings take over them, because that is again the function of youth. So how can we ease this process, Dr. Saiba, for them, or how can we be there as a parent or as a guardian or as an elder sibling or as a friend maybe, कि हम उनको इस process में कैसे facilitate करें? बिल्कुल, एंड एक्सीलेंट क्वेश्चन। और जो आपने पहले भी बोला ना कि दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, पूरी आपकी जिंदगी में ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से वो जो ये टीनेज ईयर होता है, इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग। सो हमारा काम देन बिकम्स, इंस्टेड ऑफ अस थिंकिंग कि ये लोग, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, मेरे पास घर में 3 टीनेजर्स हैं, मेरा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है, इट्स द ऑपोजिट, राइट? सो वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीजें वो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, आपको तंग करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उनकी अपनी डेवलपमेंट है। सो हाउ इज इट दैट वी कैन बी देयर, गाइड देम। हर एक का डिफरेंट रोल होता है, बट एज फ्रेंड्स, एज एल्डरली पीपल, एज siblings, older siblings वगैरह, या जो भी, हमारा काम is to support them through this growth. Ask them कि क्या concerns हो रहे हैं. If you want to talk to us, you can let us know what's going on. Dr. Aisha, there is another issue. अब आप जो कह रही हैं support करें और talk to them, एक communication जो है हमेशा खुली रहनी चाहिए। कौन करे सपोर्ट? मतलब जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनकी सपोर्ट भी नहीं हुई थी, वो भी अभी इन द प्रोसेस ऑफ दैट लर्निंग है, उनके लिए भी ये फिनोमेना बड़ा नया है। अब वो खुद को संभालें या अपने यंगस्टर्स को देखें, इट्स अ वेरी कैच 22 सिचुएशन इन द सेंस कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस रिलेटिवली नई हैं। अगर हम अपने यहाँ देख लें तो चाहते होंगे हम यंगस्टर्स, यूथ की अगर चलें, हम अपनी बात नहीं कर रहे, यूथ की बात करें, वो चाहते होंगे मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ मुझे कोई समझे। वो इन्वायरमेंट्स कहाँ होते हैं? अब हर कोई थेरेपी यहाँ ऐसी जगहों पे तो नहीं जा सकते बिकॉज स्टिग्मा, फाइनेंसेस, एक्सेस, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो रोकती हैं। 100%, एंड द थिंग इज कि आई एम जस्ट हैप्पी कि ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज यूथ मेंटल हेल्थ का इशू इस वक्त इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस एंड यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। आई थिंक ये 2 मेजर क्राइसिस हैं जो हमारे ऊपर इस वक्त आए हुए हैं, कि ना चाहते हुए भी हमें ये बात करनी पड़ रही है कि जो जनरेशनल ट्रॉमा हम लेते चले आए थे, जो कि हमारे
नाने दादी वगैरह के दौर में नहीं किसी ने एड्रेस किया, हमारे पेरेंट्स के दौर में नहीं एड्रेस किया, हमने शायद उस तरह एड्रेस नहीं किया, तो वो टीनेजर्स हमारे जो अभी जनरेशन है उसमें फुल ब्लोन तरीके से इट्स कम टू अ क्राइसिस। एंड दूसरा, हमारी जिंदगियां और वर्ल्ड्स भी बहुत डिफरेंट है। उस वक्त तो हमारा बिल्कुल एक सिर्फ जो फिजिकल वर्ल्ड था वही हमारी दुनिया थी, अब तो एक फिजिकल दुनिया है और आपकी एक वर्चुअल दुनिया है। तो ये टीनेजर्स को जो है वो दोनों चीजों को नेविगेट करना है, तो उनको तो ज्यादा स्किल सेट की जरूरत है। एक बात जिस पे और बात नहीं होती डॉक्टर साहिबा, वो है टीनेज। जब आप जाहिर है आप बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं, आपका नेचुरली आपको अट्रैक्शन होने लगती है टुवर्ड्स अदर पीपल, टुवर्ड्स अदर जेंडर, एक लव इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। अब माँ बाप खुद भी नहीं बात समझते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं कह पाते हैं, और बच्चे बाज़ोकात इसमें इतना फंस जाते हैं कि फिर उनकी सारी जिंदगी इससे मुतासिर होती है। कैन वी ऐड देयर कि वो डिसेमिनेट भी नहीं कर सकते कि ये लव है या बस क्या है, समझ नहीं आता ना बच्चों को। बाज़ोकात तो जो 15-16 साल से जो मोहब्बत शुरू होती है वो अल्टीमेटली पक्की हो जाती है, वो डिसीजन एक बुरी शादी में भी तब्दील हो जाता है, बाज़ोकात भूल जाते हैं, गाइडेंस नहीं होती। सो वो उसमें कैसे हैंडल करें बच्चों को? बिल्कुल। सो अगेन ये चीज भी मैं पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, बट अगेन नॉर्मल डेवलपमेंट है, प्यूबर्टी है, तो और बिल्कुल नॉर्मल फेज है फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स कि अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करें, एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड टू द अदर, जो भी उनके लव इंटरेस्ट है या whatever physically they're feeling attracted to other people. And again, as parents, as teachers, as schools, as universities, we have to have open conversations. हम repress नहीं कर सकते इस conversation को, क्योंकि जब हम repress करते हैं और पैनिक में आके बात नहीं करते तो फिर बच्चों को गलत जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है। वो अगर पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करेंगे, स्पेस नहीं देंगे, या स्कूल्स, टीचर्स, मेंटर्स वो स्पेस नहीं देंगे कि हमसे आके बात करो और पूछो एनी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट दैट यू आर फीलिंग, एनीथिंग दैट यू आर फीलिंग इनसाइड कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मेरा बॉडी क्यों ऐसे फील कर रहा है या कर रही है। And also it is the only way to keep your children safe as well. It is the only way to keep your children safe. Dr. Aishaniya, that's all the time we have. Thank you so much for being with us. मुझे लिटरली ये लग रहा है कि हमने जितनी यहाँ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर ली है इतनी घरों में होती नहीं है, लेकिन अगर आपने सुनी है, पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, कम्युनिकेट विद वन अनदर, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स जो है इसी में सॉल्व हो जाएंगे। आपके कुछ खदशात, फियर्स होंगे ना पेरेंट्स के, वो भी क्लियर हो जाएंगे अगर कम्युनिकेशन हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम ब्रेक ले रहे हैं। See you. अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बुनेर जाएंगे। रसूलदावर बुनेर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। बुनेर के मुतादिद गांव हैं, मुतादिद इलाके हैं जो कि लिटरली मलबे का ढेर बन गए हैं, और मलबे के ढेर के नीचे महल्ले हैं जो वहाँ मौजूद हैं। जी रसूलदावर, बताइएगा आप किधर हैं, क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बुनेर के एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 1.5 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जहां आज ही यानी मीडिया के कुछ दोस्त और इसके अलावा चंद जो फलाही तंजीमें हैं वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे टोटल 7 अमवात हो चुके हैं और एक घर के 8 अफराद बशमूल 6 ख़वातीन और 2 बच्चियों के जा बहक हो चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि आईनी शहीदीन से हमने बात की, उनका ये कहना है कि ये जो बादल पट गया था ये 1-2 नहीं 50 से ज़्यादा बादल एक साथ पटे थे, हम देख रहे थे, जिसकी वजह से जो पहाड़ के यानी ऊपर हिस्से में ये बादल पटे हैं, तो उस वजह से पहाड़ में जितने भी दरख्त थे वो साथ उकड़ कर पानी के तेज़ बहाव में फिर नीचे नदी में आया, और वो नदी बहुत छोटी सी नदी है। ये जो घर तबाह हो चुके हैं ये नदी से भी काफ़ी दूर है, और ये इसके अलावा ये जो दरख्त है ये पहाड़ी से आए हैं और फिर नीचे पुलों में जो मुख्तलिफ पुल है, राब्ता पुल, उसमें पैर फंस गए हैं, जिसकी वजह से एक फ्लड आया है और साथ साथ तबाही के दस्ताने वहाँ रकम हुई है। हमने लोगों से बात की, 6 ख़वातीन एक घर के और 2 बच्चियाँ, और इसके अलावा 17 टोटल अमवात हुई। न सिर्फ ये बल्कि बुनेर के मुख्तलिफ, चूँकि अब हमारा 4था दिन है, हम कवरेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ अफेक्टेड एरिया में हम जा रहे हैं, और इस एरिया में अब तक वो हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं आया। अलबत्ता हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो आए थे, लेकिन वो भी पैदल का जो सफ़र है वो तय किए बग़ैर
गाड़ी में वहीं से, और इसी तरह बहुत से लोग वहीं से लौट जाते हैं क्योंकि वो दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ कोई पैदल नहीं जा सकता। और शायद ये भी ना पता हो कि आगे क्या होना चाहिए। रसूल दावर, हम चाहते हैं कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि इर्द गिर्द जहाँ आप खड़े हैं वो हमें ज़रा इलाका दिखाएं, हम एक सेंस जो है वो लेना चाह रहे हैं। कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सकेगा, ये नदी है और ये पानी की बहाव है। आप देख सकते हैं इतनी नदी मामूल के मुताबिक होती है, लेकिन ये जब बिपर जाता है, क्योंकि हम उस जगह से जो एग्जैक्ट जहाँ पे तबाही हुई है वहाँ से नीचे उतर के सिग्नल की इशू है, तो हम यहाँ इस नदी में, ये वही नई नदी है लेकिन वहाँ से उतर के यहाँ पे पहुँच चुके। वजह यह है कि बोनेर के बेशतर इलाकों में न कम्युनिकेशन सिस्टम अभी तक ठीक हुआ है और न ही बिजली का निज़ाम अब तक दरहम बरहम। अच्छा, इसके अलावा आप तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कादिरपुर का इलाका है जहाँ पे ज़्यादा बात हुई हैं, मतलब पूरे बाज़ार हैं जो कीचड़ का ढेर बन गए हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, वहाँ पे क्या इमदाद अब पहुँच गई है? क्योंकि कल शाम तक तो यही इत्तलात थी हमारे पास, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम भी हमने देखा था कि भाई आ रहे हैं, बस मेन बाज़ार से होके जा रहे हैं, आगे पूरे घर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। बता दें कि हम ये वो शॉट्स जिसका जिक्र हो रहा है हम वो दिखा भी रहे हैं जी, इन बोल्डर्स के नीचे हुमा घर हैं। सो वहाँ की क्या अपडेट है अभी आपके पास? चूंकि पहाड़ों से बड़े पत्थर आए हैं और उसके नीचे घर है, अब वो मुकामी लोग कहते हैं कि इसको हटाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, ताकि हम अपने घर के अंदर जो मिसिंग है, अब तक कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा अब तक मिसिंग है, तो उसको निकालने के लिए इन पत्थरों को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि उस पत्थरों को हटाने के लिए शायद उसको या ब्लास्ट करना पड़ेगा या फिर इतनी हैवी मशीनरी लानी पड़ेगी जो शायद यहाँ पे अब तक तो पहुँची नहीं, हमने नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि ये जो नुकसान हुआ है ये मखसूस घरों में हुआ है। आसपास के जो घर है, फिर वो जो इमदादी टीमें आती है वो अक्सर पानी लेकर आते हैं, मिनरल वाटर। यहाँ पे हर जगह पे चश्मे हैं, मिनरल वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो नक़द कैश रकूम की है। वजह यह है कि इनका माली नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है, और बेशतर वो घर है जिसका जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। तो जिसको कहते हैं रसूल दावर, हमें समझ आ गई है, ज़ीरो से ही शुरू करना होगा, जिनके घर भी नहीं रहे, माली नुकसान तो यही हुआ जब आपकी छत चली जाए। रसूल दावर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। जस्ट लुकिंग एट विजुअल्स, मतलब जब कहते हैं ना, और रसूल दावर भी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं जी पहाड़ से पत्थर गिरे ना, पत्थर साउंड्स वेरी लिटिल, अगर आपने आंखों देखा वो हाल ना हो। दीज आर बोल्डर्स, दीज आर ह्यूज रॉक, समझें ये पहाड़ के पार्ट्स हैं, पहाड़ के हिस्से हैं जो टूट के गिर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर नहीं हैं। मतलब अभी आप जरा कंपैरिजन ही देख रहे थे, अब्दुल्ला मीर साहब की भी हमने वीडियोस वगैरह देखी हैं, ये कल की वही अभी हम चला भी रहे हैं। ये लोगों के सामने जो पत्थर हैं उन्हीं से कंपैरिजन कर लें, जब ये एक तादाद में ऊपर से आ रहे हो, और हमारे तो ये पत्थर तो ये लोग क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये लोग नीचे से अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाल है वो यही कह रहे थे कि हमें अभी तो हमारे पास खाना भी है, अभी हमारे पास दवाएं भी हैं, अभी हमें मशीनरी चाहिए। अब्दुल्ला, वो कितना स्मूथली बोल्डर्स नीचे गिर के सेटल हो गए हैं, जैसे एक लेयर बन गई है, और उसके नीचे घर हैं, उसके नीचे ये देखें ना, घर के बराबर क्या है, घर के बराबर क्या है, और मतलब गारा और मट्टी है जो कई फुट तक दुकानों में भरा हुआ है। और दुकानों में भरा होने का मतलब है कि जो भी आपका माल वहाँ पड़ा है, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे आपकी कपड़े की दुकान हो, वो तो सब बर्बाद हो गया, वो सब खराब हो गया। कैन यू इमेजिन द हॉरर लुकिंग एट दोज बोल्डर्स, कि जब वो आ रहे हैं और साथ पानी भी है, बारिश भी हो रही है, तो आपको क्या उम्मीद रह जाती है? टॉकिंग ऑफ बारिश, कुछ और विजुअल्स कराची की भी आपको दिखाना चाहते हैं। कराची में भी रात से बारिश हो रही है मोस्टली। वैसे अब एम आई रॉन्ग टू से कि मोस्टली रुक गई है या फिर हो रही है अभी भी कहीं कहीं, वक्फे से वैसे जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, और पानी काफ़ी भरा हुआ है हर जगह, फेडरल बी एरिया। वी हैव सीन वर्स एक्चुअली, लेकिन ये एक नॉर्मल हालात हो जाते होते हैं कराची में, थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए। साथ साथ इंतजामिया भी कहीं कहीं हमें नजर आ रही है, निकालने की कोशिश भी हो रही है, और पानी को ऑब्वियसली वो सक्शन ही होती है जिस तरह निकाल हो जाती है, और विद टाइम पानी खुद भी उतर जाता है। लेकिन अगर तो और बारिश होनी है कराची में, तो दुआ हमारी यही है कि थोड़ा सा गैप हो जाए ताकि ये पानी सेटल हो, अदरवाइज वो इंसेसेंट बारिश जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में।
हम क्रिकेट पे बहुत आपको पता है टाइम देते हैं, फोकस करते हैं, बस हमें और खेलों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए यौम पाकिस्तान पर 2026 पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कौमी एजाज़ात देने का ऐलान हुआ और खेल के मैदान में एक तमगा इम्तियाज़ का ऐलान हुआ, कन्फर्म हुआ मोहसिन नवाज़ के लिए, जो कि क्रिकेटर नहीं है, हॉकी प्लेयर नहीं है, फुटबॉलर नहीं है। वैसे तो फुटबॉल को कोई कवरेज है यहाँ पे। ये लॉन्ग रेंज शूटिंग में आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई मुल्कों में कर चुके हैं। विदाउट फर्दर अडू मोहसिन नवाज हमारे साथ हैं। मोहसिन नवाज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जल्दी से आपका इंटरेस्ट इन शूटिंग, मतलब हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इससे ज़्यादा नहीं सोचते, अब वैसे सोचना शुरू कर दिया, लेकिन हाउ डिड यू गेट इनटू शूटिंग? अस्सलाम वालेकुम जी। जी इट्स बीन 20 ईयर्स, ये 20 साल हो गए मुझे इस शूटिंग स्पोर्ट्स में। ये मैंने क्लब शूटिंग से स्टार्ट किया था और उसके बाद POF के क्लब से, फिर गन क्लब से स्टार्ट किया। तो समटाइम कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इसको खेलते हुए जब मैं आगे लेके चला तो आई फील लाइक कि मुझे इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए। फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स खेलना शुरू की, उसमें बहुत सारे मेडल जीते और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ग्राउंड्स में जाके खेले और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मेडल लेकर आए। अच्छा ये बताइएगा मोहसिन साहब, हम आलमी सतह पे किस सतह पे हैं, आलमी लेवल में किस सतह पे हैं? हम ओलंपिक्स में देखा था हमने, टर्किश शूटर हैं जिनका स्टाइल बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, वो लॉन्ग रेंज तो नहीं थी, लेकिन वेयर डू वी स्टैंड? हम मतलब करीब भी हैं, हम ओलंपिक्स में किस सतह पे कम्पीट कर सकते हैं? मेडल्स लाने के हमारे क्या चांसेस हैं? करेंटली मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल एसोसिएशन है वो कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल से पोडियम पे है और जो यूरोपियन चैंपियनशिप है वो दुनिया की दूसरी बड़ी चैंपियनशिप है जिसमें 20 से 25 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। Lovely. तो 2023 में हमारी टीम ने गोल्ड मेडल लिया, 2024 में हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया विद 11 इंटरनेशनल मेडल, इंडिविजुअल मेडल्स। ये मैं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान की वर्ल्ड की दुनिया की टॉप मोस्ट टीम, जिसमें US टीम, वर्ल्ड नंबर 1 साउथ अफ्रीकन टीम और अभी 2 माह पहले साउथ अफ्रीकन ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम ने उनके होम ग्राउंड में उनको बीट किया और दिस इज पाकिस्तान की तारीख की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहां तक आप आने वाले मैचेस की बात करते हैं उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है, जो अपकमिंग मैचेस हैं, ये 25 की यूरोपियन चैंपियनशिप और 2026 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इंशाल्लाह हम वेरी इम्प्रेसिव। मोहसिन नवाज, जल्दी से ये भी बता दें कि आपकी टीम में कोई फीमेल्स भी हैं, कोई लड़कियां भी हैं शूटिंग में? हम बड़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इसलिए वी आर आस्किंग यू कि लड़कियों का भी इंटरेस्ट है इधर? जी बिल्कुल हमारी टीम में फीमेल्स भी हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज शूटिंग जो डिसिप्लिन है ये आपको बड़े टाइम से इसका स्किल हासिल करना पड़ता है। इसमें फिर ये कि हम बहुत जो PLRA है ये इसमें बहुत वेलकमिंग है कि यूथ को, यंगस्टर्स को बहुत वेलकम करती है कि आए और सीखे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें। जबरदस्त। सो दैट्स अनदर एवेन्यू जहां हम अपने यंगस्टर्स को कहेंगे दैट यू कैन ट्राई। मोहसिन नवाज हमारे साथ मौजूद थे और तमगा इम्तियाज का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज राइफल शूटर्स हैं हमारे, ये गुज़श्ता 2 सालों से कह रहे हैं जी कंसिस्टेंटली पोडियम पे हैं और मेडल्स ला रहे हैं इंटरनेशनल मुकाबलों में। टाइम खत्म हो रहा है शो का, जल्दी से थरपार करके कुछ विजुअल्स आपको दिखाने चाहते हैं क्योंकि वहाँ अनयूजुअल लाइटनिंग होती है। आपको पता है ना, फिनोमेना हर जगह का एक डिफरेंट फिनोमेना है। सो लुक एट दिस। कराची में भी बहुत बिजली चमक रही थी बाय द वे रात के औकात में। आपके यहाँ थी? नहीं, मेरे यहाँ बहुत थी, मेरे यहाँ बहुत तेज बिजली, बहुत ज्यादा बिजली थी। बहुत लेट कोई बारिश हुई? हाँ, बारिश तो नहीं थी लेकिन बिजली बहुत ज्यादा थी। सो जी, चेक दिस आउट एंड चेक आउट द लाइटनिंग। ये थरपारकर है और यूजुअली आपको पता है कि इट्स एसोसिएटेड विद द डेजर्ट और काफ़ी खुश्क होता है, लेकिन इन महीनों में मानसून में लाइटनिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं और एकदम से ग्रीन हो जाता है। अच्छा जी, सो बहुत सी बातें और भी हैं बट टाइम आप एहतियात करते हैं, गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और स्कूल वाले और वो बिजली की वो बेल्स घर की, मतलब बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। मैनुअल खुले होते हैं, डोंट गो इनटू। बच्चों को तो घर में बांध के रखें, हवा चल रही हो तो फिर सोलर पैनल से भी दूर रहें। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।